प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के सेकेंड आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इसके बाद जितने भी सब टॉपिक है सब टॉपिक से नीट में आज तक पिछले 36 साल में किस किस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है उसको बताऊंगा। और ये लेक्चर अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये सब लेक्चर से बाहर नीट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जिसका गारंटी मैं नीट एग्जाम के बाद दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ से 1991 ईस्वी में एक क्वेश्चन पूछा। इसका इंपोर्टेंट लाइन को देखिए, ये जो इतना लाइन है यहाँ से 2001 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो दिया गया है ये फिनोटाइपिक रेशियो जो हम लोग पढ़े थे, कुछ ही पिछले लेक्चर में पढ़े थे, ये फिनोटाइपिक रेशियो है। और यहाँ पे एग्जांपल दिए गए राउंड एंड रिंकल का, राउंड और रिंकल, उसके बाद 3 येलो एंड 1 ग्रीन। और तो किसका निर्माण कर लेगा? 9 राउंड का 9 राउंड का, 3 येलो का, राउंड का, येलो का ये सारा जो पेयर है यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देख लेंगे, जिसको डायहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। डायहाइब्रिड क्रॉस देखे थे हम लोग पिछले क्लास में, ठीक है। इसका स्टेटमेंट पढ़िए, क्या ये स्टेटमेंट मैन स्टेटमेंट है। दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेड आर कंबाइंड इन हाइब्रिड। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट असॉर्टमेंट का क्या स्टेटमेंट है? ये जो लॉ है स्टेट डाइट 2 पेयर ऑफ ट्रेड, अगर 2 पेयर ट्रेड का कोई भी 2 पेयर कंबाइंड इन हाइब्रिड, किसी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में अगर ये कंबाइंड करेगी तो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ ट्रेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ ट्रेड। मतलब एक पेयर ट्रेड दूसरे पेयर ट्रेड के से क्या हो जाती है? सेग्रीगेट कर जाती है, मतलब अलग अलग हो जाता है। और यही तो बताती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि अगर 2 पेयर ट्रेड का 2 पेयर किसी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में कंबाइंड करती है तो दोनों सेग्रीगेट कर जाती है। 1 पेयर ऑफ ट्रेड दूसरे पेयर ऑफ ट्रेड से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। और यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्टेटमेंट है और 2001 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे 9:3:3:1 क्या होगा ये पूछ रहा है एनसीईआरटी। तो यहाँ पे लिखिएगा ये फिनोटाइपिक रेशियो होगा। क्या होगा दोस्तों? फिनोटाइपिक रेशियो होगा। अब बोला है जीनोटाइप फाउंड इन F2। F2 में जीनोटाइप का क्या रेशियो होगा? तो इसको याद करने के लिए ये याद कर लीजिएगा, 1:2:2, फिर है 1:1:2, फिर है 4:2, फिर है 1:2:2, फिर है 2:1। ठीक है, इस तरह से 1:2 दे देंगे, 1:2। मतलब इसको याद करने का ट्रिक याद कर लीजिएगा, बस आसान सा ट्रिक है कि 12 12 42 12 1, 12 12 42 12 1, 12 12 देंगे, फिर 12 देंगे, फिर 42 देंगे, 12 12 42, 12 12 42, फिर से 12 12 एंड 1। और सब के बीच में हम लोग डॉटेड कर देंगे। ये डॉटेड यहाँ पे देखिए, डॉटेड डॉट डॉट डॉट, मतलब ये रेशियो में आई है, ये रेशियो में आई है। तो ये किसका होगा दोस्तों? फिनोटाइप F2 में जो फिनोटाइप आ जाएगा उसका। अब है दियर एक्सपेक्टेड ये जीनोटाइप का था, ये किसका है? जीनोटाइप का F2 में। और फिनोटाइप क्या एक्सपेक्टेड होगा? तो फिनोटाइप क्या होगा? 9:3:3:1 होगा। 9:3:3:1 इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 9:3:3:1, ठीक है। ये फिनोटाइप आया है, फिनोटाइप का ये रेशियो आया है। और ये है किसका? तो यह है जीनोटाइप का रेशियो F2 में। इसको याद रखिएगा, यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के इस पैराग्राफ से देखिए, नीट में दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में और 2015 में। उसका स्टेटमेंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वाल्टन सटन एंड थियोडोर बोवेरिज नोटेड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम आर पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन एंड यूज क्रोमोसोमल मूवमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाल्टन सटन थियोडर बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने
ये नोट किया कि क्रोमोजोम का जो बिहेवियर होगा वो जीन के बिहेवियर से मैच करेगी। किस में? तो क्रोमोजोमल मूवमेंट में। और फिगर में दिया गया 4.8 में। ये फिगर है 4.8 फिगर जो है यही फिगर है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्रोमोजोम का जो बिहेवियर होगा, क्रोमोजोम का बिहेवियर वो किसके बिहेवियर से मैच करेगा? तो जीन के बिहेवियर से मैच करेगी। बस इतना बात को यहाँ पे लिख लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। इस स्टेटमेंट का यहाँ पे क्रोमोजोम का बिहेवियर किसके बिहेवियर से मैच करेगी? तो जीन के बिहेवियर से मैच करेगा। और बस इतना एक लाइन से नीट में 2 बार 2016 में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इस फिगर को ध्यान रखिएगा। ये सेल साइकिल का जो फेज पढ़े थे, G1 G2 मियोसिस फर्स्ट एनाफेज में, मियोसिस 2 एनाफेज में, और ये जर्म सेल में क्या क्या परिवर्तन होता है उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। इसको याद रखिएगा। मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन सेल विथ 4 क्रोमोजोम। मियोसिस और जर्म सेल का फॉर्मेशन किसमें? सेल में। किसके साथ? तो 4 क्रोमोजोम के साथ। कैन यू सी हाउ क्रोमोजोम सेग्रेटेड व्हेन जर्म सेल आर फॉर्मेड? कितना क्रोमोजोम सेग्रेट करती है अगर जर्म सेल का फॉर्मेशन हो जाती है? क्या इसमें आप सी कर पाते हैं, देख पाते हैं? इसको आप कमेंट में बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, यहाँ से 2 बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1992 में और 1990 में। जो दिया गया टेबल 4.3 कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम एंड जीन। जीन के बिहेवियर और क्रोमोजोम के बिहेवियर के बीच का जो कंपैरिजन किया गया है टेबल में, उस टेबल के जस्ट नीचे का ये लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, उसका स्टेटमेंट देखिए। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में द 2 क्रोमोजोम पेयर कैन अलाइंड एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। 2 क्रोमोजोम जो पेयर होगा अलाइन करेगी मेटाफेज प्लेट पे, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर के। और फिगर 4.9 में ये दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन को देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और इसे 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए स्टेटमेंट को देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कॉलेजियस। देखिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? तो थॉमस हंट मॉर्गन और उसके कॉलेजियस, मतलब उसके कॉलेज के कुछ दोस्त, ये सब मिल करके क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंट में वेरिएशन किया। लीड टू डिस्कवरी द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। वेरिएशन कहाँ प्रोड्यूस होगी? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन आएगी क्रोमोजोम में। इसी बात को थॉमस एंड उसके कॉलेजियस ने एक्सपेरिमेंट के आधार पे एक्सपेरिमेंट करके और प्रूव किया था। और यहाँ से नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है एनसीईआरटी का। टॉपिक है लिंकेज एंड रिकम्बाइनेशन, और इससे धड़ल्ले से सवाल। यहाँ देखिए इतना लाइन से 2004 में और इतना से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। सोच करके देखिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। सवाल पूछा गया 2016 में, 2015 में, 2008 में, 2004 ईस्वी में। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला। मॉर्गन जो है ढेर सारा डायहाइब्रिड क्रॉस करवाए, किस पे? तो ड्रोसोफिला पे। टू स्टडी जीन डाइट वेयर सेक्स लिंकेड। ये स्टडी किया किस पे? जीन पे। कहाँ पे? जहाँ पे वो सेक्स लिंकेड जीन होगा उस पे वो स्टडी किया। और मॉर्गन साहब किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे? तो ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर पे इन्होंने स्टडी किया था। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ से 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये लाइन देखिए, इसका स्टेटमेंट। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ 2 जीन। मॉर्गन जो है एट्रीब्यूट किया किसके कारण? तो ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ 2 जीन एंड क्वाइंट द टर्म लिंकेज। और क्या टर्म दिया? तो लिंकेज टर्म दिया। टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोजोम एंड द टर्म रिकम्बाइनेशंस टू डिस्क्राइब द जनरेशन नॉन पेरेंटल जीन रिकम्बाइनेशन। यहाँ पे लिंकेज
और रिकम्बाइनेशन दो इम्पोर्टेंट टर्म है। तो लिंकेज जो है क्रोमोजोम जीन के फिजिकल एसोसिएशन, जीन क्रोमोजोम पे जीन के फिजिकल एसोसिएशन को लिंकेज टर्म डिस्क्राइब करती है, जबकि रिकम्बाइनेशन क्या करती है, तो ये डिस्क्राइब करती है नॉन पेरेंटल रिकम्बाइनेशन जीन को, नॉन पेरेंटल जीन के रिकम्बाइनेशन को ये क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। कौन, तो रिकम्बाइनेशन टर्म। इसको याद रखिएगा और इसी टर्म से सोचिए 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये लाइन से ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। 2019 ईस्वी में यहाँ से क्वेश्चन 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिज स्टूडेंट, तो किसके स्टूडेंट, तो मॉर्गन साहब के स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टूडेंट यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बाइनेशंस बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोजोम। देखिए सेम क्रोमोजोम पे जीन के पेयर के रिकम्बाइनेशन के फ्रीक्वेंसी का यूज किया एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, किसके मेजरमेंट के लिए, तो डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड, डिस्टेंस बिटवीन किसके मेजरमेंट का, तो जीन के बीच के डिस्टेंस का मेजरमेंट के लिए उन्होंने सेम क्रोमोजोम के जीन पेयर का रिकम्बाइनेशन फ्रीक्वेंसी को लिया। अल्फ्रेड स्टूडेंट जो किसके स्टूडेंट थे, तो थॉमस मॉर्गन साहब के ये क्या थे, स्टूडेंट थे। और मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोजोम, और उसके क्रोमोजोम पे पोजीशन को क्या किया, मैप किया, और जीन के बीच के डिस्टेंस को भी मेजर किया। कौन, तो क्या बताएंगे, अल्फ्रेड स्टूडेंट। और यहाँ से नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, फिगर 4.11 लिंकेज वाली फिगर, इस फिगर से नीट में 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और उस क्वेश्चन को बनाने के लिए वो जो पूरा फिगर में जितना भी बातें बताया गया है सबको जानने के लिए बस इतना अगर बात आप याद कर लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाय डिस्टेंस का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय रिकम्बाइनेशन का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय क्रॉसिंग ओवर का। या लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिकम्बाइनेशन का, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉसिंग ओवर का। अगर इतना भी बात को इस तरह से भी पढ़ लेते हैं, इस तरह से भी समझ लेते हैं, तभी ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसका स्टेटमेंट देखिए, लिंकेज में रिजल्ट ऑफ 2 डायहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मॉर्गन। ये रिजल्ट जो था डायहाइब्रिड क्रॉस कौन कंडक्ट किया था, मॉर्गन में। इसमें क्रॉस ए शो क्रॉसिंग बिटवीन जीन Y एंड W, क्रॉस ए जो है ये क्रॉसिंग किसके बीच, तो Y एंड W के बीच, जो टाइटली क्या होता है, लिंकेड होती है। YW कैसा होगा दोस्त, तो टाइटली लिंकेड होगा, ठीक है। आगे देखिए क्रॉस बी जो है, क्रॉस बी शो क्रॉसिंग बिटवीन जीन W एंड M, मतलब स्मॉल यहाँ पे ले लिए हैं स्मॉल W एंड M के बीच। हेयर रिकम्बाई डोमिनेंट विल्ड टाइप एलील are represent with positive sign in सुपरस्क्रिप्ट में रिकम्बिनेंट यहाँ पे जो डोमिनेंट विल्ड हो टाइप एलील का विल्ड टाइप होगा उसको पॉजिटिव साइन से क्या करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन W Y एंड W इज हायर देन W एंड M, मतलब स्ट्रेंथ किसके, लिंकेज का स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ का जो लिंकेज है, इस बात को याद रखिएगा। कलर को चेंज कर देते हैं, कलर को हम लोग चेंज कर दिए। W एंड M के बीच का जो स्ट्रेंथ होगा किससे ज़्यादा होगा, Y और W के बीच का जो स्ट्रेंथ होगा वो W एंड M के बीच के लिंकेज के स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी, इस बात को दिया गया है। तो हाइयर देन रखिएगा, हाइयर देन मतलब ज़्यादा होगा। उम्मीद करती हैं पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट सब टॉपिक दिया गया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये टॉपिक है। और इसका ये जो लाइन देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीट में यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है 2 बार, एक 2016 में और एक 1996 में। सच ट्रेड आर जनरली कंट्रोल बाय मोर देन
कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन, मतलब 3 और उससे ज़्यादा जीन से कंट्रोल होती है इस प्रकार के ट्रेड को। एंड 10 कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेड, और इस प्रकार के ट्रेड को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीजेनिक ट्रेड बोलेंगे, जो 3 से ज़्यादा जीन से क्या होती है, कंट्रोल होती है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो टेक इनटू अकाउंट दिस इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होती है वो किससे इन्फ्लुएंस कर जाती है, तो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस कर जाती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल कौन होगा, ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिकल एग्जांपल फॉर दिस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्लासिकल एग्जांपल मतलब बेस्ट एग्जांपल कौन होगा, तो ह्यूमन स्किन कलर होगी। इस बात को याद रखिएगा, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में और 1996 ईस्वी में क्वेश्चन पूछी जा चुकी है यहाँ से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से, तो याद रखिएगा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्लियोट्रॉपी, और यहाँ से ये छोटा सा लाइन से 4 बार फिर से क्वेश्चन पूछी जा चुकी है, 2018 में, 2015 में, 2016 में और 1998 ईस्वी में क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप और ट्रेड। इफेक्ट ऑफ जीन का इफेक्ट किस पे देखेंगे, सिंगल फिनोटाइप और ट्रेड पे। देयर आर हाउएवर इंस्टेंट वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। सिंगल जीन जो होता है वो एग्जिबिट करती किस पे, तो मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को क्या करती है, एग्जिबिट करती है, मतलब दर्शाती है। सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक कैरेक्टर को दर्शाती है, जिसको हम लोग प्लियोट्रॉपी भी कहेंगे। और इतना ही लाइन से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन सब टॉपिक से ये लाइन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिगर जो दिया गया है 4.12 फिगर, ये 4.12 का फिगर का सारा बातें यहाँ पे दी गई है। तो इस फिगर का ये जो के बगल का ये जो लाइन है, इससे देखिए 2 बार क्वेश्चन 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है और 1988 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसका स्टेटमेंट देखते हैं, ये स्टेटमेंट है। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ स्पर्म बियर एक्स क्रोमोजोम, कुछ ऐसा स्पर्म है जो क्या रखती है अपने पास, तो एक्स क्रोमोजोम को रखती है। बियर सम डू नॉट, और कुछ ऐसा है जो एक्स क्रोमोजोम को नहीं रखती है। एग फर्टिलाइज बाय स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोजोम, एग जो होती है वो फर्टिलाइज करती है स्पर्म से जिसके पास एक्स क्रोमोजोम होगा। बिकम फीमेल एंड दोज फर्टिलाइज बाय स्पर्म that do not have X क्रोमोजोम बिकम मेल। देखिए वैसा एग जो एक्स क्रोमोजोम से फर्टिलाइज करेगी वे क्या होगा दोस्त, मेल होगा। और वे जो एक्स क्रोमोजोम से फर्टिलाइज नहीं करेगी वो क्या होगा, जो एक्स क्रोमोजोम से फर्टिलाइज करेगी वो फीमेल होगा, और जो एक्स क्रोमोजोम से फर्टिलाइज नहीं करेगी वो क्या होगा, मेल होगा। और बस इतना ही लाइन से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, इससे 1997 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स क्रोमोजोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इट वाज डिजाइन टू बी एक्स क्रोमोजोम। देखिए एक्स क्रोमोजोम अगर सेक्स का डिटर्मिनेशन करती है तो उसको हम लोग उसको किसे डिजाइन करेंगे, तो सेक्स क्रोमोजोम से डिजाइन करेंगे। 1997 में क्वेश्चन 1997 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। ये फिगर का निचोड़ देखिए, यहाँ से नीट में सवाल अक्सर पूछा जा सकता है। मेल में एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है। एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब मेल में एक्स वाई, मेल में क्या होता है एक्स वाई सेक्स, और फीमेल में एक्स एक्स सेक्स होगा। फिर उसके बाद देखिए बर्ड में जो होगा, ये जो बर्ड है, मुर्गा है, मुर्गी है, मुर्गा है, यहाँ जो दिया है देसी मुर्गा जिसको कहेंगे, इसमें जो होगा ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। कैसा होगा सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। ZW फीमेल होगी, ZW क्यों होगा दोस्त, फीमेल के लिए ZW, फीमेल के लिए ZW, और मेल के लिए Z सेक्स होगा, ठीक है। मेल में से ये किसके लिए, तो बर्ड के लिए, याद रखिएगा। इस किसके लिए दोस्तों, ये बर्ड के लिए है। उसके बाद देखेंगे इंसेक्ट में जो है, तो इंसेक्ट में एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाई जाएगी, इस बात को भी याद रखिएगा। इंसेक्ट में कैसा, तो एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाई जाएगी। और बर्ड में किसना, तो Z टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, और मेल में क्या, तो XW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाई जाएगी। इस बात को लिखते हुए जाइएगा NCERT में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए
ZW किसके लिए, तो फीमेल के लिए, और ZZ किसके लिए, तो मेल के लिए होगा। इसमें जो होगा इंसेक्ट में एक्सो टाइप मेल हेट्रोगेमिटी का, ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए इसमें क्या होगा, तो XX होगा। मेल के लिए XX होगी, फीमेल के लिए XX और मेल के लिए एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन इसमें पाई जाएगी इंसेक्ट में। ग्रास होपर में भी, ग्रास होपर एक पूछा जाएगा, तो ग्रास होपर में भी एक्सो टाइप का ही सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ग्रास होपर में एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, इस बात को भी याद रखिएगा, जिसमें XO मेल के लिए होगा और XX फीमेल के लिए, XO मेल के लिए और XX फीमेल के लिए। ये है मेल के लिए और ये है फीमेल के लिए। तो इतना बात आप याद रखेंगे। जितना भी बातें इस पैराग्राफ में लिखा गया सब का निचोड़ यहीं पे है। मेल के लिए XY, उसके बाद बर्ड में कौन, तो ZW टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, जिसमें फीमेल के लिए कौन होगा दोस्त, तो फीमेल के लिए ZW और मेल के लिए ZZ होगा। उसके बाद इंसेक्ट में देखिए एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, जिसमें XO जो होगा, XO है, ये है दोस्त एक्सो टाइप मेल हेट्रोगेमिटी मेल के लिए, और XX जो है वो फीमेल के लिए है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए एक्सो टाइप ग्रास होपर में भी मेल के लिए और XX फीमेल ग्रास होपर के लिए है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखिए इतना इंपॉर्टेंट लाइन, और यहाँ से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है और इस लाइन से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों लाइन को चलिए देखते हैं। अमंग द मेल एन X क्रोमोजोम इज प्रेजेंट, मेल में X क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा, बट इट काउंटर पार्ट इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर, इसका काउंटर पार्ट क्या होगा, तो डिस्टिंक्टली स्मॉल होगा, एंड कॉल्ड Y क्रोमोजोम, काउंटर पार्ट जो होगा डिस्टिंक्टली स्मॉलर होगा X से, जिसको हम लोग Y क्रोमोजोम भी कहेंगे फीमेल में, ठीक है। हाउएवर हैव अ पेयर ऑफ X क्रोमोजोम, बोथ मेल एंड फीमेल बेयर सेम क्रोमोजोम ऑफ ऑटोसोम, दोनों मेल और फीमेल जो होगा सेम क्रोमोजोम ऑटोसोम पे दिखाएगी। ड्रोसोफिला मेल हैव X एंड Y क्रोमोजोम, ड्रोसोफिला मेल में X एंड Y क्रोमोजोम होगा, वेयर फीमेल हैव अ पेयर ऑफ X क्रोमोजोम बिसाइड ऑटोसोम, पेयर ऑफ X क्रोमोजोम बिसाइड ऑटोसोम दिया गया है। इसको इसलिए हट कर दिया गया है कि आप NCERT पढ़ रहे हैं या नहीं, उसको जांचने के लिए। तो आप प्यारे बच्चे NCERT साथ में ही रखिए, तब ये जा करके बढ़िया से आप इस लेक्चर का यूटिलाइज कर सकते हैं। नहीं तो फिर लेक्चर देखते जाइए सिनेमा की तरह और दिमाग में कुछ फिट नहीं होगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। तो उम्मीद करती हूँ ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। कुछ देर पहले ही हम लोग ये बातें को बताए थे। देखिए 3 बार क्वेश्चन 2019 में, फिर 2011 और 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से 2006 में और 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशंस इन हनी बी। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन ये फीमेल के लिए दिया गया है और यहाँ पे मेल के लिए दिया गया है। ये पेरेंटल है, जिसमें 32 क्रोमोजोम होगा और इसमें 16 क्रोमोजोम होगा। मियोसिस के बाद 16 क्रोमोजोम में ये बढ़ जाएगा गैमीट, और यहाँ पे फीमेल में होगा मियोसिस और मेल में होगा माइटोसिस। और मियोसिस के फलस्वरूप 16 क्रोमोजोम में 2 पार्ट्स में बट गया, जिसमें 16 मेल का होगा, तो यहाँ पे 16 मेल क्रोमोजोम का होगा, और यहाँ पे फीमेल क्रोमोजोम कितना होगा दोस्तों, 32 हो जाएगी। अब आपको इसमें बस आंसर ये बताना है कि मियोसिस या माइटोसिस किसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे, ये कमेंट में आप बताएंगे। उम्मीद करते हैं ये बातें भी समझ में आ गया होगा। अब टॉपिक म्यूटेशन आया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए इतना लाइन से नीट में 2 बार सवाल पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे। क्या है स्टेटमेंट, देखिए इसका स्टेटमेंट, इन एडिशन टू अबव म्यूटेशन आल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ जीन। जीन के सिंगल बेस पेयर में अगर चेंज देखने को मिलेगा तो क्या होगा, म्यूटेशन एराइज होगी। मतलब म्यूटेशन कब होगा, जब DNA के सिंगल बेस पेयर में क्या होगा, चेंजिंग होगा, जिसके फलस्वरूप म्यूटेशन एराइज होगा। दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तो पॉइंट म्यूटेशन भी कहेंगे। अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सच अ म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया।
और सिकल सेल एनीमिया इसका क्या होगा, क्लासिक एग्जाम्पल होगा, किसका, तो म्यूटेशन का। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नीट में 2 बार सवाल पूछा जा चुका है। जीन के सिंगल बेस पेयर में अगर क्या होती है, चेंजिंग आती है, एराइज होता है, तो म्यूटेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन का क्लासिकल एग्जाम्पल कौन होगा, बेस्ट एग्जाम्पल कौन होगा, तो क्या बताइएगा, मेरे साथ बोलिए। बिल्कुल सही, सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल है। और 2 बार सवाल पूछा गया, तो इसका भी एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। देखिए ये जो फिगर दिया गया है, इस फिगर से फिगर 4.13 सिंबल यूज इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको याद रखेंगे। देखिए सबसे ऊपर है मेल के लिए, पहला है मेल के लिए, फिर फीमेल के लिए, फिर सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए वो होगा, फिर है अफेक्टेड इंडिविजुअल के लिए सिंबल, फिर मेटिंग के लिए सिंबल है, फिर है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, कॉन्सेक्विटिंग मेटिंग, कंसेक्विटिंग मेसिंग जो गुइसिंग मेटिंग जो होगा वो रिलेटिव के बीच का जब मेटिंग होगा उसका सिंबल दिया गया है। पेरेंट अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, ये फिगर दिया गया लास्ट से थर्ड में। उसके बाद पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज, उसका सिंबल दिया गया है। और 5 अनअफेक्टेड ऑस्प्रिंग का फिगर यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, 2010 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला सब टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें पेडिग्री एनालिसिस देखेंगे। बस इतना लाइन देखिए, इस लाइन से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इतना ही लाइन से। डीएनए इज कैरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है। अगला सब टॉपिक है मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसको भी आप देखिएगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर को देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर हीमोफीलिया, मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेलेंट डिसऑर्डर कौन होगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर हीमोफीलिया होगा पहला, दूसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा, तीसरा होगा सिकल सेल एनीमिया होगा, चौथा होगा कलर ब्लाइंडनेस होगा, पांचवा होगा फ्लैनकीटोन्यूरिया होगा, और छठा होगा थैलेसीमिया। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है, इस बात को याद रखेंगे, 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला ये देखिए स्टेटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द ट्रेड में बी लिंकेड टू द सेक्स क्रोमोजोम, ट्रेड जो होगा अगर लिंकेड करेगी सेक्स क्रोमोजोम से, एज इन केस ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के केस में सेक्स क्रोमोजोम से जो होती है वो ट्रेड लिंकेज करेगी। इट इज एविडेंट दैट एक्स क्रोमोजोम रिसेसिव ट्रेट, एक्स क्रोमोजोम है वो क्या है, रिसेसिव ट्रेट। सो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी, कैरियर फीमेल होगी, यहाँ पे फीमेल कैसा होगा दोस्त, हीमोफीलिया में कैरियर होगी, और मेल कैसे, कैरियर फीमेल से मेल की ओर क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हीमोफीलिया का मतलब मेल में ज़्यादा हीमोफीलिया होगा और फीमेल में कम होगी, क्योंकि फीमेल यहाँ पे कैरियर होती है, याद रखेंगे। और यहाँ से देखिए इस लाइन से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये जो फिगर है 4.14, इस फिगर से नीट में 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। रिप्रेजेंट पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, जिसमें ए जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट, जिसका एग्जांपल होगा मायोटिक डिस्ट्रोफी, ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल मायोटिक डिस्ट्रोफी होगा, और बी जो है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, जिसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। और बस इतना ही लाइन से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये कलर ब्लाइंडनेस का टॉपिक देखिए, कलर ब्लाइंडनेस, और कलर ब्लाइंडनेस टॉपिक से 1994 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है, उसका स्टेटमेंट देखिए। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम, ये जो कलर ब्लाइंडनेस का डिफेक्ट है वो कुछ जीन में म्यूटेशन होती है जो एक्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होता है, जिसके कारण कलर ब्लाइंडनेस होता है। इट अकर इन अबाउट 8% ऑफ मेल, 8% मेल में कलर ब्लाइंडनेस होगा, इसलिए ज़्यादातर लड़का ही देखिएगा। लड़कों सावधान हो जाओ भाई, क्योंकि लड़का ही ज़्यादा क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। एंड अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल, सुने हैं आप अपने आसपास में देखिएगा, बहुत ही कम। मेरे आसपास में कई लड़का जो है, आसपास मतलब मेरे गांव के आसपास के गांव में ढेर सारा ऐसा मेल है, मतलब ढेर सारा मतलब कई 3-4 है जो क्या है, मेल कलर ब्लाइंड है, लेकिन
फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं है, मतलब इक्का दुक्का कोई कोई होगा लेकिन हमको पता नहीं है, 0.4% तो है। दिस इज बिकॉज द जीन डैट लीड टू रेड जीन कलर ब्लाइंडनेस ऑन एक्स क्रोमोजोम। रेड जीन जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो होता है किस पे प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोजोम पे। मेल हैव ओनली एक्स क्रोमोजोम एंड फीमेल हैव 2 एक्स क्रोमोजोम। देखिए मेल के पास केवल इक्के गो एक्स क्रोमोजोम है, मेल एक्स वाई होता है दोस्त, एक्स वाई मेल होता है, इसलिए उसमें केवल इक्के एक्स क्रोमोजोम है। लेकिन फीमेल के पास 2 गो एक्स क्रोमोजोम है, तो 2 गो एक्स क्रोमोजोम होने के कारण ये क्या होता है दोस्त, तो फीमेल में ज़्यादा नहीं कम होता है, 0.4% होता है। लेकिन मेल में केवल इक्के गो एक्स क्रोमोजोम है, इसलिए इसमें 8% मेल में कलर ब्लाइंडनेस पाई जाएगी। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो लाइन है ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पैराग्राफ से देखिए धड़ल्ले से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, 2013 में, 2012 में, 2005 में और 1990 ईस्वी में। हीमोफीलिया से सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। बस इतना लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं तो सारा क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। हीमोफीलिया क्या है, दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, यही ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, यही एक लाइन क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो याद रखेंगे। आगे है विच शो इट ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ मेल प्रोजेनी। ये अनइफेक्टेड कैरियर क्या होता है, यहाँ पे फीमेल होता है और कुछ मेल प्रोजेनी हैज बीन वाइडली स्टडी इन दिस डिजीज। सिंगल प्रोटीन दैट is a part of cascade of protein involved in the clotting of blood is affected। यहाँ पे ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट कर जाती है और यही अफेक्टेड होती है हीमोफीलिया में। ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल इज सिंबल कट। अगर इस प्रॉब्लम में हीमोफीलिया के प्रॉब्लम में जो अफेक्टेड इंडिविजुअल मतलब लोग होता है जो अफेक्टेड होती है हीमोफीलिया से, अगर उसमें सिंगल कट आ जाती है विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉपिंग ब्लीडिंग, जिसके कारण इसमें क्या होता है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिटेड द डिजीज टू सन। हेट्रोजाइगस फीमेल जो होती है, जो कैरियर होगा, वो इस हीमोफीलिया नामक बीमारी को अपने सन में क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। और इतना लाइन से नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछा जा चुका है। फिर आगे देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। इससे भी 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, इसको भी याद रखिएगा। इट इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड। यह कैसा है, तो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड है, तो ये भी एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। डाइट इज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर आर कैरियर फॉर जीन। जब दोनों पार्टनर क्या होगा, कैरियर होगा जीन से, जिसको हेट्रोजाइगस भी कहेंगे। ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड है सिकल सेल एनीमिया। और 2 बार क्वेश्चन 2020 में 16 में पूछा गया, तो याद रखिएगा। ये फिगर मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह है नॉर्मल HbA जीन और यह है सिकल सेल। देखिए सिकल सेल हो गया, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, जिसके 6 पोजीशन पर देखिए ये ग्लूटामिक एसिड है और यहाँ पे 6 पोजीशन पे आ जाती है वैलिन आ जाती है, वैलिन एमिनो एसिड आ जाती है, जिसके कारण म्यूटेशन होता है और ये प्रॉब्लम इसमें आती है। इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर दिया गया है। इसका स्टेटमेंट देखिए, द डिफेक्ट इज काउज बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड से सब्सटीट्यूट कर जाती है बाय बेलिन। ग्लूटामिक एसिड क्या हो जाती है, सब्सटीट्यूट कर जाती है किसके द्वारा, तो बेलिन के द्वारा। ग्लूटामिक एसिड जो होता है सब्सटीट्यूट कर जाती है बेलिन के द्वारा। द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पे ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में बीटा ग्लोबिन चेन के 6 पोजीशन पे ये क्या कर जाती है सब्सटीट्यूट कर जाती है ग्लूटामिक एसिड से वैलिन में। द सब्सटीट्यूशन ऑफ एमिनो एसिड इन ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन एट अ 6th कोडॉन ऑफ the beta globin gene from glutamic acid to G से G
UG, मतलब ग्लूटामिक से वैलिन में चेंज हो जाती है 6th पोजीशन पे, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और 2 बार क्वेश्चन 2009 में, 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया का स्टेटमेंट देखिए, दिस इनबॉर्न इरन ऑफ मेटाबॉलिज्म इज also inherited as the autosomal recessive trait। ये इनबॉर्न इरर है मेटाबॉलिज्म का, ये इनहेरिटेड होता कैसे, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट इनहेरिटेड इसमें करती है फिनाइल कीटोन्यूरिया। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है 2016 और 1996 ईस्वी में, तो इसको ध्यान रखेंगे। फिनाइल कीटोन्यूरिया से ये इनबॉर्न इरर, मेटाबॉलिज्म का इनबॉर्न इरर है, ये इनहेरिटेड है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट से इनहेरिटेड है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है थैलेसीमिया सब टॉपिक से, तो इसको याद रखिएगा। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट देखते हैं, थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया जो होती है डिफर करती किससे, तो सिकल सेल एनीमिया से ये डिफर करती है थैलेसीमिया। In that the former is a quantitative problem of synthesize too few globin molecule। यहाँ पे synthesize होती है कुछ 2 globin molecule, will later of quantitative problem of synthesize and incorrectly functioning ग्लोबिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थैलेसीमिया जो होता है दोस्त, वो है क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। कैसा प्रॉब्लम है थैलेसीमिया, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, तो सवाल यही पूछा जा सकता है थैलेसीमिया कैसा प्रॉब्लम है, बोलेंगे क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। जबकि सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, मतलब इसमें क्वालिटी क्या हो जाती है में प्रॉब्लम आती है। इसमें क्वांटिटेटिव मतलब कितनी मात्रा, 1 2 3 4 कितनी मात्रा में है। क्वालिटी जैसे मान लीजिए मीठा है, स्वाद अच्छा है, कड़वा है, ये उसकी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई। अच्छा है या बुरा है, ये उसकी क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब नंबर। तो थैलेसीमिया में क्या हो जाता है, क्वांटिटी नंबर में डिफेक्ट आती है, और सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए इसको क्वालिटेटिव प्रॉब्लम भी कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया को। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका स्टेटमेंट देखिए, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड। क्रोमेटिड के सेग्रीगेशन का फेल्योर ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल। सेल डिवीजन साइकिल में क्या होता है, क्रोमेटिड के सेग्रीगेशन का फेल्योर हो जाता है। इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, इसमें क्या हो जाता है, क्रोमोसोम का गेन और लॉस हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एन्यूप्लियोइडी कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्त, एन्यूप्लियोइडी। जिसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का क्या होती है, गेन और लॉस हो जाती है। गेन हो जाती है 21 क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का क्या हो जाती है, गेन हो जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होती है। सिमिलर टर्नर सिंड्रोम में देखेंगे, टर्नर सिंड्रोम में क्या होती आती है, रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में एक्स क्रोमोसोम का क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का फेल्योर हो जाती है। आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, टीलोफेज सेल डिवीजन के टीलोफेज स्टेज में क्या होता है, तो साइटोकाइनेसिस का फेल्योर हो जाता है। रिजल्ट इन एन इंक्रीज in a whole set of chromosome in an organism and this phenomena is known as polyploidy। और इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। दिस कंडीशन ऑफ्टन सीन इन प्लांट। पॉलीप्लॉइडी जो होता है किस में पाया जाएगा, तो प्लांट में पाया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो उस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इस फिगर को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। फिगर 4.16 में क्या दिया गया है, रिप्रेजेंटेटिव फिगर शो एन इंडिविजुअल इनफ्लिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इस ये इंडिविजुअल में पाया गया एंड करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम ऑफ द इंडिविजुअल, उसके करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए सभी है पेयर में, ये 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 पेयर, ये पेयर, ये पेयर। लेकिन यहाँ देखिएगा ये है ट्रिपल पेयर, अर्थात इसमें 3 आ जाती है क्रोमोसोम, 3 कॉपी है। और ये क्रोमोसोम नंबर 21 पे है। कितना पे, 21 पे, याद रखेंगे 21 क्रोमोसोम पे
3 कॉपी है क्रोमोसोम का, इसलिए ये क्या है प्रॉब्लम इसमें आती है। ये डाउन सिंड्रोम का एग्जाम्पल है। डाउन सिंड्रोम में क्या क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी देखिए। पहला ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, उसके बाद बिग एंड रिंकल टंग होगी, बिग बड़ा और रिंकल क्या होगा दोस्तों, इसमें टंग पाई जाएगी। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होगा, फेस फ्लैट बैक हेड होगा इसमें। मेनी लूप ऑन फिंगर टिप पे ढेर सारा लूप पाई जाएगी। और पाल्म क्या होगा, क्रिएज होगा, क्रिएज पाल्म इसमें पाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डाउन सिंड्रोम देखिए, ये भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस इतना छोटा सा पैराग्राफ से देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार 1998 में क्वेश्चन इस लाइन से पूछा गया है, और इतना ही लाइन है। ये जो लाइन है, ये लाइन छोटा सा 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, 2005 में, 2009 में, 1999 में, 1996 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम। देखिए इसका स्टेटमेंट, द काउज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 21, जिसको ट्राइसोमी भी कहेंगे। मतलब क्रोमोजोम नंबर 21 जिसको ट्राइसोमी भी कहेंगे, उस पर एडिशनल कॉपी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को क्या कहेंगे, डाउन सिंड्रोम कहेंगे। इसका कैरेक्टर क्या होगा, पाल्म इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स पाल्म क्रिएज। पाल्म क्या होगा, ब्रॉड होगी, और कैरेक्टरिस्टिक्स पाल्म क्रिएज होगा। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाएगी। ये सब क्या उसकी कैरेक्टर है डाउन सिंड्रोम का, तो याद रखेंगे, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो काउज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम। एक्स क्रोमोजोम पर अगर एडिशनल कॉपी आ जाती है, रिजल्ट इन कैरियोटाइप ऑफ 47XXY, जिसका रिजल्ट क्या होता है, कैरियोटाइपिक हो जाता है 47, मतलब 47 प्लस XXY होगी। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जिसके कारण होती है, एडिशनल कॉपी हो जाती है एक्स क्रोमोसोम पे। देखिए जनरली 46XY होता है ना, तो यहाँ पे देखिए 47 और XXY है, मतलब एडिशनल कॉपी किसका आ गया, एडिशनल कॉपी XY का आ गई, जिसके कारण ये प्रॉब्लम दिखती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होती है। एडिशनल कॉपी जिसको कैरियोटाइप 47XXY भी कहेंगे, जो यहाँ पे दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। देखिए क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम किसके कारण होता है, एडिशनल कॉपी एक्स क्रोमोसोम पे आ जाती है, कैरियोटाइप 47XXY होता है। इसका क्या होता है, सच इंडिविजुअल हैव ओवरऑल मेस्कुलाइन डेवलपमेंट। इस प्रकार के इंडिविजुअल क्या होता है, ओवरऑल इसमें क्या होता है, मेस्कुलाइन डेवलपमेंट हो जाता है। हाउएवर द फीमेल डेवलपमेंट ब्रेस्ट, फीमेल में क्या होता है, फेमिनिन डेवलपमेंट ब्रेस्ट, दैट इज ग्नाइकोमेसिया जिसको कहेंगे, इज अल्सो एक्सप्रेस, ग्नाइकोमेसिया एक्सप्रेस होती है 4.17 ए फिगर में, देखिए ठीक है, ग्नाइकोमेसिया कंडीशन आती है। सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, और इस प्रकार के इंडिविजुअल जो होता है जिसमें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पाई जाएगी, वो कैसा होगा, तो स्टेराइल होगी। इंपॉर्टेंट है, समझ गए। उसके बाद देखिए टर्नर सिंड्रोम, देखिए सच डिसऑर्डर इज काउज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वन क्रोमोजोम। इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोजोम क्या होती है, अब्सेंस हो जाती है। दैट इज 45 विथ एक्सो, 45 क्या होता है, एक्सो के साथ होती है। और ये किस में होगा, तो टर्नर सिंड्रोम में होगी। सच फीमेल आर स्टेराइल एज ओवरीज इज रूडिमेंटरी बिसाइड अदर फीचर इंक्लूड लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी इसमें नहीं पाई जाएगा। और ओवरी क्या होगा, स्टेराइल ओवरी, इसमें रूडिमेंटरी ओवरी या स्टेराइल ओवरी इसमें पाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं टर्नर सिंड्रोम के सारे प्रॉपर्टीज़ को भी समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे। 2014 में और 1992 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं आज के क्लास में जो भी बातें बताया गया होगा समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो मैं शुरू में ही बताया था कि उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा जो कहीं ना कहीं डिटेल से पढ़े थे। इस क्लास में इतना शॉर्ट टाइम में बस इतना ही बताना संभव है कि कौन कौन लाइन से कब कब क्वेश्चन
पूछी गई है। टाइम ज़्यादा लग गया होगा तो फिर से रिवीजन कर लीजिएगा 2x पे, तो पूरा एक बार फिर से माइंड में से गुजर जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।